अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। मेरा नाम आर्यन है और मैं इस शहर का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। और ये बात उस रात की है जिस रात मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग होने वाली थी और वो मीटिंग रात के 10 बजे शुरू हो गई थी। लेकिन बीच में मुझे मेरी माँ का फ़ोन आ गया था। मेरी माँ ने मुझे जल्दी से घर बुलाया था क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही थी और उसको अर्जेंटली डॉक्टर के पास लेके जाना था बिकॉज़ शी इज़ प्रेग्नेंट। उसके बाद मैंने तुरंत अपनी मीटिंग कैंसिल करवाई और मैं अपने घर जाने के लिए निकल गया। लेकिन रास्ते में मेरी कार अचानक ख़राब हो गई थी। लेकिन मुझे जल्दी से किसी भी हालत में घर में पहुंचना था, इसलिए मैं चलकर शॉर्टकट रास्ते से घर जाने लगा। लेकिन वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और उस वक्त रात के 11 बज चुके थे और उस रास्ते पर सिर्फ मैं अकेला ही चल रहा था। मेरे आसपास पूरा सन्नाटा छा गया था। लेकिन मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अचानक कहीं से मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी और उसके बाद जो हुआ वो सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हे सुनो, तुम जो कोई भी हो, ये रास्ता बिल्कुल पार मत करना, तुम मारे जाओगे, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं डर के मारे पीछे के रास्ते से भागने लगा और आखिरकार मैं एक देवी के मंदिर में रुक गया। इतने भयानक रास्ते से मैं अपने घर तो नहीं जा सकता था, लेकिन मैं उस मंदिर के देवी से अपनी बीवी की जान की भीख मांग रहा था। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ गई। मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो मेरे कंपनी की एक एम्प्लॉय थी। उसका नाम संजना था। मैंने उसको पूछा कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्यों आ गई थी। इस पर उसने कहा कि वो इस मंदिर में देवी का दर्शन करने आ गई थी। उसके बाद मैंने अपनी बीवी के बारे में उसको बताया और फिर जल्दी से उसने मुझे मेरे घर छोड़ा और वो वहाँ से निकल गई। फिर मैं अपनी पत्नी को जल्दी से डॉक्टर के पास लेके गया। उसके बाद हॉस्पिटल में मेरी पत्नी की सक्सेसफुल डिलीवरी हो गई थी और हमें एक बेटी हो गई थी। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसके बाद मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए संजना को फ़ोन किया था। लेकिन सामने से संजना का जवाब सुन के मैं हड़बड़ा गया क्योंकि संजना ने कहा कि वो उस रात उस मंदिर में आई ही नहीं थी। ये बात सुनकर मैंने फ़ोन ही काट दिया और फिर मैं गहराई से सोचने लगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ आ गया था क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, वो देवी माँ ने भेजा हुआ फरिश्ता या फिर साक्षात देवी माँ ही थी जो संजना के रूप में आ गई और उन्होंने मेरी मदद की। लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। अब इस बात को बहुत महीने बीत चुके हैं, लेकिन वो नवरात्रि की पहली रात मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। जय माता दी। तो ये कहानी है मुंबई की। उस शहर में एक रणवीर नाम का लड़का रहता था। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती और अहंकारी लड़का था। वो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन उसको पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उल्टा उसको पब में जाना, लड़कीबाजी करना, अपने बाप के पैसे उड़ाना और लेट नाइट तक अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करके
घर आना। एक दिन रणवीर के पापा उसकी इन हरकतों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे, इसलिए उन्होंने रणवीर को अपने से दूर कर दिया और फिर उसको सुधारने के लिए एक हॉस्टल में भेज दिया। लेकिन रणवीर हॉस्टल में जाकर और भी ज़्यादा बिगड़ गया। उसके पापा ने उसको पैसे देना कम कर दिया था, इसलिए रणवीर ने अपने कॉलेज में एक उसी के क्लास में पढ़ने वाली खूबसूरत लड़की को पटाया। उस लड़की का नाम रागिनी था और वो मुंबई के एक अमीर बिजनेसमैन की सीधी सादी बेटी थी। रणवीर ने रागिनी को अपने प्यार के जाल में पूरा फंसाया था और बेचारी रागिनी रणवीर से सच्चा प्यार कर बैठी थी। एक रात रणवीर ने रागिनी को अपने बेडरूम में बुलाया था और वहाँ पर दोनों ही अकेले थे। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहे थे। उस वक्त रणवीर और रागिनी दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे और उस रात रणवीर ने भोली भाली रागिनी का फायदा उठाकर उसके साथ सेक्स कर लिया। वो पूरी रात रणवीर और रागिनी एक ही बेडरूम में थे और उसके बाद जैसे ही सुबह हो गई तब रणवीर ने अपना असली रंग रागिनी को दिखाई दिया। ओ रागिनी रागिनी, एक्चुअली क्या है ना, मेरा डैड है ना, डैड वो एक नंबर का खड़ूस इंसान है, मुझे पैसे ही नहीं देता, इसलिए मुझे तुम जैसी अमीर लड़की से प्यार का नाटक करना पड़ा और तुम मेरे नाटक को सच्चा प्यार समझ बैठी। अरे कोई नहीं कोई नहीं, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो वो भी ऐसे ही धोखा खाती। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? ठीक है छोड़ो वो सब जाने दो, अब मैं मेन बात पर आता हूँ। कल की पूरी रात हम दोनों के बीच में बेडरूम में जो कुछ भी हुआ वो रिकॉर्ड हो चुका है और वो भी फुल HD क्वालिटी में, क्योंकि मैंने कल सुबह ही मेरे बेडरूम के चारों तरफ कैमरास लगाए हुए थे और कल रात तुमने उस कैमरा के सामने क्या परफॉर्मेंस दी थी मेरी जान। और अगर वो वीडियो मैं मार्केट में लॉन्च करूं तो तुम्हारे सामने हमारी सनी लियोनी भी फीकी पड़ेगी। रणवीर की ये बातें सुनकर रागिनी को बहुत ही ज़्यादा गहरा शॉक लगा और रागिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और वो रणवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि वो वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन उसकी बात पर रणवीर ने कहा, ओ रागिनी रागिनी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मेरी मुर्गी हो जो सोने के अंडे देती है और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? नहीं रागिनी नहीं, अब मैं जब चाहूँगा तब तुम मुझे पैसे देती रहना और तुम्हारा ये MMS मेरे पास सेफ रहेगा और जैसे ही तुम मुझे पैसे देना बंद करोगी वैसे ही मैं तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारे बाप की इज्जत पूरी तरीके से ख़त्म होगी और फिर तुम्हारा परिवार रास्ते पर भीख मांगता नजर आएगा। तो उससे बेहतर है कि तुम मुझे हर वक्त पैसे देती रहना। चल निकल। उसके बाद रागिनी रोते रोते उस घर से निकल गई और अब रणवीर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था। अब उसे अपने पापा के पैसे की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अब उसने रागिनी को पूरी तरह से अपनी कठपुतली बना के रखा था। वो उसको जैसे चाहे वैसे नचाता था। कभी कभी रणवीर रागिनी से बहुत सारे पैसे मांगता था तो कभी कभी रागिनी को वो फिजिकली अब्यूज़ भी करता था और कभी कभी वो उसके साथ मारपीट भी करता था। लेकिन बेचारी रागिनी ये सारे जुल्म सहती रही। वो अपने पापा को इसमें से कुछ भी नहीं बता सकती थी क्योंकि रागिनी अपने पापा से
बहुत ज़्यादा डरती थी। लेकिन धीरे धीरे रणवीर रागिनी का फ़ायदा उठाकर उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करने लग गया था। और हद तब पार हो गई जब रणवीर ने रागिनी को उसके ही एक दोस्त के साथ सोने के लिए कहा था। और ये बात सुनकर रागिनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए रागिनी ने एक पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर ली और खुद को ख़त्म कर दिया। रागिनी की मौत की खबर सुनते ही रणवीर के होश उड़ गए, क्योंकि अब उसको कुछ भी पैसे नहीं मिलने वाले थे। अरे यार, उसको भी अभी मरना था। खैर कोई बात नहीं, मरने दो उसे। क्या मैं उसका वो वीडियो दिखा के उसके बाप को ब्लैकमेल करूं? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मुझे ही फंसा देगा। खैर कोई बात नहीं, मैं और कोई अमीरजादी ढूंढ लूँगा। लेकिन रात होने के बाद रणवीर को रागिनी दिखाई देने लगी। रणवीर उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया। हे रागिनी, तुम तो मर चुकी थी ना? तो फिर जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे वीडियो मार्केट में लॉन्च कर दूंगा। हाँ, पहले ही बता देता हूँ, तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ेगी। चलो निकलो यहाँ से। उसके बाद रागिनी ने कहा, रणवीर, अब उस एमएमएस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो मर चुकी हूँ और अब तुम्हें भी नरक में पहुँचा दूंगी, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। उस रात के बाद रणवीर की साढ़ेसाती शुरू हो चुकी थी, क्योंकि रागिनी रणवीर को हर रोज़ दिखाई देने लगी थी और वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी थी। और धीरे धीरे रणवीर बहुत ही ज़्यादा पागल हो गया। और फिर रणवीर के पापा ने उसको एक पागल खाने में डाल दिया था, पर फिर भी रागिनी की आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके बाद रणवीर उस पागल खाने में 6 महीनों तक जिंदा रहा और उसके बाद रागिनी की आत्मा ने रणवीर को बेरहमी से और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत दे दी। तो दोस्तों, इस प्रकार रागिनी ने रणवीर से अपना बदला ले लिया और अपने आप को मुक्ति दे दी। ये बात तब की है जब मैं अपनी छोटी बहन की शादी के लिए गांव में गया था, और वहाँ पर जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। जब मैं गांव में गया उसके 2 दिन बाद ही मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, और उसी गांव में मेरे दोस्त का एक गैरेज है। उसी गैरेज में मैंने वो गाड़ी मेरे दोस्त के पास रिपेयर करने के लिए दी थी, और बहन की शादी के लिए बहुत ही कम वक्त बचा था, और बाहर से कुछ सामान लाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत तो पड़ती है ना। इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई प्लीज़, हमारे घर में शादी है, प्लीज़ मुझे गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए प्लीज़ तुम्हारा गैरेज बंद होने से पहले मेरी गाड़ी रिपेयर करवा दो। उसने कहा ठीक है, और उसने मुझे रात का 8 बजे का टाइम दे दिया। और उस दिन मैं शाम को 7 बजे घर से निकल गया। मैं पैदल ही चल के जा रहा था, क्योंकि गाड़ी तो गैरेज में थी, और मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा। पर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे से एक लड़की चल रही थी, और उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि वो मुझे ही फॉलो कर रही है, और वो रास्ते में मुझे ही देखती जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो मुझसे बात करने लगी, सुनिए, क्या मैं आपके साथ रास्ता शेयर कर सकती हूँ? और फिर मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकती हो, ये मेरा अकेले का रास्ता थोड़ी है। तो फिर उसने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है। और फिर हम दोनों उस रास्ते से चलते रहे। फिर रास्ते में मैंने उसे उसका नाम पूछा, तब उसने अपना नाम अश्विनी बताया। उसको देखकर मुझे पता नहीं क्यों बार बार अजीब लग रहा था, पर फिर भी मैं उसके साथ रास्ता शेयर कर रहा था। आसपास की जगह पूरी सुनसान थी, और उस रास्ते पर सिर्फ हम दोनों ही चल रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि उस लड़की के साथ कुछ बातचीत करके चलता रहूँ, और फिर मैंने उससे बातें करना शुरू किया। हाँ, वैसे मैडम, आपको जाना कहाँ है? क्या आप इस गांव में रहते हो? मेरी ये बातें सुनकर पता नहीं उसे क्यों गुस्सा आया, और वो बोलने लगी, मैंने आपसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो? हाँ, फिर आप क्यों पूछ रहे हो मुझे? मैं कहाँ भी जाऊँ, आपसे मतलब, चुपचाप चलते रहिए। उसकी ये बातों से मुझे बहुत ही डर लगा, पर फिर भी मैंने सिचुएशन संभाली और कहा, अरे सॉरी मैडम, गलती हो गई, अब मैं बात नहीं करूँगा। और फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, और फिर से हम दोनों आगे बढ़ गए। पर चलते चलते मैं ये सोच रहा था कि भला इतनी छोटी सी बात के लिए कोई क्यों गुस्सा हो सकता है।
और थोड़ी देर बाद उस लड़की ने रास्ता बदल लिया। और फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने दोस्त के गैरेज में पहुंच गया और रास्ते में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपने दोस्त को बताया। ये बात सुनकर मेरे दोस्त ने बहुत ही अजीब रिएक्ट किया और मुझे कहा, अबे क्या बात कर रहा है यार, तुम्हें भी वो अश्विनी दिखी? अरे दिखी से तुम्हारा मतलब क्या है? मैं समझा नहीं, क्या मतलब भाई? और तब मुझे उसने कहा कि 6 महीने पहले की बात है, इस गांव के लड़के से उस अश्विनी की शादी हुई थी, पर शादी के पहले ही दिन उसका पति उसको छोड़कर भाग गया। और फिर उस लड़के की माँ ने अश्विनी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जैसे कि उसे भूखा प्यासा रखना, बात बात पर घर से बाहर निकाल देना, वैसा। और इतनी सारी जुल्म अश्विनी नहीं सह पाई, इसलिए उसने अपने खुद के घर जाने का फैसला लिया। पर वहाँ पर भी उसके माँ बाप ने उसे वापस लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके पिताजी गांव के मुखिया थे और उन्हें लगा कि अगर बेटी वापस आती है तो पूरे गांव में उनकी नाक कट जाएगी। और फिर बेचारी अश्विनी भूखी प्यासी रास्ते पर भटकती रही अपने पति को ढूंढने के लिए। और फिर 2 दिन बाद उसने अपनी जान ले ली। अश्विनी तो मर गई, पर अभी भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो अभी भी भटक रही है अपने उस पति को ढूंढने के लिए जो शादी के पहले दिन उसे छोड़ कर गया था। और भाई तुम पहले नहीं हो जो तुम्हें वो दिखी है, और भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें वो दिखी है। पर डरना मत भाई, उसने कभी भी आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो सिर्फ अपने पति को ही ढूंढ रही है। और फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों की बातें खत्म हो गई और मैं अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल गया। और घर जाते समय रास्ते में मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। मुझे सच में अश्विनी के लिए बहुत ही बुरा लगा। आखिर क्यों करते हैं ऐसा लोग? पता नहीं उसकी आत्मा कब तक अपने पति की तलाश में ऐसे ही भटकती रहेगी। पता नहीं कब खत्म होगी उसकी तलाश। मेरा नाम गौरव है और ये बात तब की है जब मैं अल्जीरिया में जॉब करता था। मैं ग्रेजुएशन के बाद अल्जीरिया में ही सेटल हो गया था और मेरी फैमिली मुंबई में रहती है। और ज़्यादा काम होने के कारण मैं बहुत ही कम इंडिया में जाता हूँ। इंडिया में मेरे मॉम डैड के अलावा कोई और भी है, और वो है मेरा बचपन का प्यार वैशाली, जिससे मैं बचपन से ही बहुत प्यार करता था। मैं और वैशाली अगले ही साल शादी करने वाले थे और मैं उसको लेके अल्जीरिया में आना चाहता था। और ये बात तब की है जब हम दोनों के बीच में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, और तब वो इंडिया में थी और मैं अल्जीरिया में था। उस झगड़े के बाद उसने मुझे कॉल करना बंद कर दिया था और उसके बाद 2 दिनों से उसने मुझे फ़ोन नहीं किया था। मैं वैशाली से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने माफ़ी मांगने के लिए तीसरे दिन वैशाली को कॉल किया, लेकिन उसने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि मैं जब से अल्जीरिया में आया हूँ तब से हम दोनों रोज़ बात करते थे। और भले ही मैं अपनी मॉम डैड से बात ना करूँ, लेकिन वैशाली से तो ज़रूर करता था। पर उसका ऐसे 2-3 दिन मेरे कॉल ना उठाना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था, और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो चुका था। और वैशाली की वजह से मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। और मैं बचपन से जानता था कि वैशाली बहुत ही ज़िद्दी लड़की है और वो ऐसे नहीं मानने वाली। इसलिए मैं 4 दिन के बाद इंडिया जाने के लिए निकल गया। उसके बाद कुछ ही देर में मैं इंडिया पहुंच गया और मैंने जब एयरपोर्ट पे देखा तो मेरे सामने वैशाली खड़ी थी। उसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने उसको वहीं पर मेरे गले से लगाया। और उसके बाद हम घर आने के लिए निकल गए। और रास्ते में मैंने वैशाली से पूछा, क्या हुआ था वैशाली, तुम मेरे इतने दिन तक कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? लेकिन उसने मेरे इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और उसने टॉपिक चेंज कर दिया और वो मेरे साथ रोमांटिक बातें करने लगी और मैं भी उसकी बातों में खो गया। और कुछ देर बाद मैंने वैशाली को उसके घर छोड़ दिया और फिर मैं अपने घर में जाने के लिए निकल गया। लेकिन मैं घर जाने के बाद देखता हूँ तो मेरी माँ ज़रा से भी खुश नहीं थी। इसीलिए मैंने मेरी माँ को पूछा, क्या हुआ माँ, आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? और उसके बाद मेरी माँ रोने लगी
और ये देखकर मुझे लगा कि ज़रूर कोई ना कोई बड़ी बात हो चुकी है। इसलिए मैंने फिर से माँ को पूछा, माँ बताइए क्या हुआ? और उसके बाद मेरी माँ ने मुझे जो जवाब बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गया था। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस दिन मेरा और वैशाली का झगड़ा हुआ था उसके दूसरे ही दिन वैशाली का एक कार एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी मौत हो गई। और ये बात सुनकर मैं भी रोने लगा और उसके बाद मुझे सब कुछ समझ आ गया कि वैशाली मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। क्योंकि मुझे जो एयरपोर्ट में मिली थी वो वैशाली नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी और उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो और मैं हम दोनों मिलके प्यार भरी बातें करें। और उसकी वो इच्छा मरने के बाद पूरी हो गई थी। अब इस बात को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने बचपन के प्यार को पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी वैशाली मरते दम तक मेरे दिल में ही रहेगी। मेरा नाम नवमीत है और मैं एक पुलिस हूँ। मेरी पोस्ट एसीपी की है और ये बात उस रात की है जब मैं पुलिस स्टेशन से घर आ रहा था। उस वक्त रात के 1:30 बजे होंगे। उस वक्त मैं गाड़ी चला रहा था और घर की तरफ जाने के लिए निकल रहा था। मेरे आसपास का रास्ता पूरा सुनसान था। मेरी चारों ओर दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, एक परिंदा भी नहीं दिख रहा था। मैं ऐसे ही गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक रास्ते में किसी ने मेरी गाड़ी रोकी। उसके बाद मैंने गाड़ी से उतर के देखा तो बाहर एक किन्नर खड़ा था। उसको देखकर मैं सोचने लगा, इतने सुनसान रास्ते में इतनी रात को यहाँ पर एक किन्नर क्या कर रहा है? लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैंने उस किन्नर से कुछ भी नहीं पूछा। पुराने लोग कह के गए हैं कि किन्नरों का मिलना बहुत शुभ होता है, इसलिए मैंने उस किन्नर को 100 रुपये दिए। उसके बाद वो किन्नर वहाँ से चला गया और फिर मैं अपने घर चला गया। घर जाने के बाद रास्ते में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने अपनी पत्नी को बताया। मेरी ये बातें सुनकर मेरी पत्नी एकदम डर सी गई और उसने मुझे कहा कि वो किन्नर कोई और नहीं, उसका नाम कंचना था। कंचना, और कुछ ही दिनों पहले उसका उसी रोड पर एक्सीडेंट हो गया था और उसी दिन से उसकी आत्मा उस इलाके में भटकती रहती है। लेकिन आज तक वो किन्नर क्या चाहता है ये किसी को भी नहीं पता। मेरी पत्नी की ये बातें सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और उस वक्त मुझे अंदर से थोड़ा सा डर लगने लगा था। कंचना की आत्मा मुझसे क्यों मिली और उसने मुझसे पैसे क्यों मांगे और वो मुझसे क्या चाहता था ये मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया।